हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और पिछले टर्न पर हमने प्लांट क्लासिफिकेशन, पादपों का वर्गीकरण, बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा मोनेरा किंगडम यानी मोनेरा जगत हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास के अंदर हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत, यानी बोले तो प्रोटिस्टा किंगडम। बायोलॉजी का पहला पार्ट यदि हम बात करें, जिसके अंदर हमने कंप्लीट किया था मोनेरा किंगडम को, और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं प्रोटिस्टा किंगडम को। तो इसके अंदर भी कुछ एनिमल हमारे पास ऐसे हैं जो एक कोशिकीय हैं, और इससे पहले की क्लास के अंदर हमने जो कंप्लीट किया है हमारा मोनेरा किंगडम, उस क्लास के अंदर हमने सभी के सभी प्रोकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स को पढ़ा था, यानी हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया था, जो कि इस अर्थ पर सबसे पहले बनने वाले क्या थे, हमारे जीव थे। और आज की इस क्लास के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारी इस पृथ्वी पर हुआ है, जिसमें हमने शामिल किया है किसको, प्रोटिस्टा के अंदर। तो आइए देखते हैं हमारी इस क्लास के अंदर के क्या प्रोटिस्टा के एनिमल हैं। तो सबसे पहले सभी लोग जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हमारा आज का सेशन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, जिस क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करने वाले हैं जो कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, जो कि बैक्टीरिया जो हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड, और उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुआ, जिससे उनके अंदर कुछ सेल के फंक्शन ऐसे हुए जो कि जो हमारा विकास की दृष्टि से भी इनको देखा जाए तो थोड़े से एडवांस होना शुरू हुए। और जैसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे, जीवों की एडवांसिटी से ही हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आज बात करते हैं, देखो प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास क्या है। तो इस प्रोटिस्टा के अंदर हम कुछ जीवों को शामिल करते हैं, उन जीवों की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास आने वाले हैं इनके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ को जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा होगा उस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम इस ये जो हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन चल रहा है, इस क्लास के अंदर अभी हम प्रोटोजोआ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब इस किंगडम के अंदर जो भी हमारा सजीव होगा, उसकी जो कोशिका होगी ना, वो होगी हमारे पास कैसी, यूकैरियोटिक। तो अभी तक हमने जो मोनेरा पढ़ा था, मोनेरा हमारे पास जो किंगडम था मोनेरा, उसके अंदर जो सेल थी ना, वो थी हमारी कैसी, प्रोकैरियोट। और अब इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हमारी जो कोशिका होने वाली है वो हो गई है कैसी, यूकैरियोटिक, और कैसी है, एसेलुलर। तो प्रोटिस्टा के कुछ सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं, ज्यादातर ये भी कहाँ पाए जाते हैं, पानी के अंदर रहने वाले हैं। और मोनेरा के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि वो भी जलीय जीव जंतु थे, जैसे कि हमारी एल्गी थी, जिसे हम शैवाल या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो भी मैराइन लाइफ अपना जीती है। आगे बात करते हैं, देखो इस जगत के अन्य सदस्य जैसे कि पादप या जंतु या कवक, इनके साथ भी कुछ लिंक का निर्माण करते हैं। इस जगत की कुछ सीमाएं सही ढंग से परिभाषित नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, जिससे हमारे पास एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हम देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं हमसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन। तो अभी तक का हमारा जो मोनेरा किंगडम था उसमें भी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरीके से उन जीवों में जनन हो रहा था। तो इन जीवों में भी जनन की कुछ पद्धतियां सेम टू सेम वैसी ही हैं जैसा हमने मोनेरा किंगडम के अंदर पढ़ा था। तो प्रोटिस्टा के एनिमल के अंदर भी क्या है भाई, देखो अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक क्या है, अलैंगिक क्या है, ये सारी क्लासेस, जो सारी बातों के बारे में हम पिछली क्लासेस जो हमारी रही हुई है ना, उनमें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये जनन की एक सबसे सामान्य विधि है, जो कि हमने मोनेरा के अंदर भी हमने इसी तरीके से पढ़ा था। और ये भी दो विधियों के द्वारा होती है, एक बाइनरी फिजन और एक स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है कि कोई भी जीव का जब शरीर होता है वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट एक नए जीव को क्या दे देता है, जन्म दे देता है। तो हम इसको बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन कह देते हैं। उसी तरीके से स्पोर फॉर्मेशन में भी हमारे पास
होता है कि कुछ स्पोर्स का निर्माण होता है जीव के अंदर, और ये स्पोर जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये फिर से अपना जीवन यापन करने लगते हैं और नए जीव का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास बाइनरी फिजन, जिसको हम द्वि विखंडन कह रहे हैं। इसमें एकमात्र कोशिका जिसको हम मदर सेल कहते हैं वो विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब एक कोई सेल दे रखी है और इस सेल के अंदर होगा विभाजन, तो दो प्रकार की सेल बन जाएंगी, दो डॉटर सेल हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। बाद में प्रत्येक पुत्री कोशिका एक सामान्य कोशिका की तरह अपना जीवन यापन करने लगेगी, फिर आगे इसमें भी विभाजन होगा तो ये भी नई सेल्स का इसी तरीके से क्या करेंगी, निर्माण। ऐसा बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स एंड इवलिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे एग्जाम में कि ऐसे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बताइए कि जिसके अंदर बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है, द्विविखंडन पाया जाता है। तो उनमें से आप किसी भी उदाहरण को अच्छे से याद रखिए। एग्जाम्पल है हमारा पहला डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। ये स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो देखो कुछ प्रोटिस्टा के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, कुछ बीजाणु बनते हैं, एक विशेष संरचना बनती है जो आगे चल के क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया है ना वो क्या हो जाती है, फट जाती है तो उससे बीजाणु क्या निकल जाते हैं भाई, बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो यही बीजाणु आगे करके एक नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके का जनन भी हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। उसमें हमारा एक एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। क्लियर, आगे चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अब आ जाता है हमारे पास, अभी तो चल रहा था ना हमारा, वो था हमारा अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब बात की जाती है हमारी, इनके अंदर भी हमें कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। और कोई भी जीव हो, देखो लैंगिक जनन के लिए चाहे वो ह्यूमन क्यों ना हो, मनुष्य हो, और भी कोई जीव है हमारे पास, एडवांस जीव की यदि हम बात करते हैं कोई भी, तो उनके अंदर यदि देखा जाए तो जो लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है ना बड़ी डिफिकल्ट है। लेकिन इन जीवों के अंदर अभी जो लैंगिक जनन की जो प्रोसेस हो रही है ना वो थोड़ी सी एक सिंपल टाइप की है। क्या है, बात करते हैं। देखो लैंगिक जनन को सबसे पहले प्रोटिस्टा में ही देखा गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो खोज की गई थी ना वो किस टाइप के एनिमल्स में की गई थी, तो वो थे हमारे पास कौन, प्रोटिस्टा। ठीक है, ये बात याद रखना है। दूसरी बात करें लैंगिक जनन में, अगुणित जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है और ये आपस में संयोजित हो जाते हैं और युग्मकों के इस संयोजन को सिनगेमी के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। युग्मकों के संयोजन से एक द्विगुणित जाइगोट जिसे हम युग्मनज कहते हैं उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो मतलब यहाँ पर जो लैंगिक जनन होने वाला है वो लैंगिक जनन में कोई भी जो जीव होगा ना वो कैसा होगा, अगुणित होगा, जिसे हम कहेंगे क्या, हैप्लॉइड। इस तरीके से युग्मक बनेंगे। दूसरा भी होगा, वो भी कैसा होगा भाई, अगुणित ही होगा, हैप्लॉइड होगा। दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होगा और दोनों ही युग्मक कैसे होंगे, यहाँ पर अगुणित होंगे, जिसे हम हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। जैसे हम मनुष्य के अंदर बात करें तो दो तरीके के गैमेट्स का निर्माण होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। और नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तब जाकर कहीं भ्रूण का निर्माण होता है और उस भ्रूण से एक नए जीव का निर्माण होता है। ये प्रोसेस ह्यूमन के अंदर देखने को हमें मिलती है। लेकिन वहां पर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों अगुणित जब मिलते हैं युग्मक तो एक जाइगोट का निर्माण होता है जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, 2n होता है। ठीक है, अब ये सिनगेमी नाम दिया जाता है इसको। अब ये सिनगेमी जो है ना हमारी, ये तीन प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है हमारी आइसोगेमी, जिसे हम बोलते हैं समयुग्मकी। नाम याद रखना, हिंदी इंग्लिश। सबसे सरल प्रकार का लैंगिक जनन, भाई ये बात आपको याद रखनी है, सबसे सरल प्रकार का, सबसे सरल प्रकार का लैंगिक जनन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसे हम आइसोगेमी
में संयुक्त होने वाले युग्मक जो होते हैं ना, आकार के रूप से, जिसे हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल अर्थात शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मतलब उसका आकार, प्रकार और उसकी संरचना में क्या होते हैं, युग्मक बिल्कुल समान होते हैं। लेकिन ये कार्य रूप से यानी फिजिकली इनके बारे में बात करें हम, क्रियात्मक रूप से यदि हम बात करें, या फिर हम बात करें आनुवंशिक रूप से, ये समान और असमान दोनों हो सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली जिसे हम आकार के रूप से कहते हैं, उसके अंदर दोनों युग्मकों का समान होना आवश्यक है। लेकिन जैसे ही ये फिजिकली डिफरेंट हो जाते हैं, जेनेटिकली रूप से डिफरेंट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ हमें लक्षण अलग देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी के नाम से जानते हैं। समान हो तो आइसोगेमी नाम दिया जा रहा है, और जब समान ना हो जेनेटिकली रूप से, तो हम उसको फिजियोलॉजिकल आइसोगेमी के नाम से जानते हैं। ये बात आपको नोट डाउन कर ली है, ठीक है। बात करते हैं आगे अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में आ जाता है हमारा दूसरा टाइप इसका, जिसे हम एन आइसोगेमी के नाम से जानते हैं। बोले तो असमयुग्मकी। अब असमयुग्मकी के अंदर क्या हो रहा है, देखो युग्मक जो होंगे ना, वो आकार के रूप से क्या होने वाले हैं, वही भिन्न होने वाले हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, और कार्य के रूप से ये समान या असमान दोनों ही हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या दे देंगे, इनको नाम एन आइसोगेमी नाम बोलेंगे, असम युग्मकी। तीसरा टाइप बनता है इसके अंदर अंड युग्मकी, जिसे हम यूगेमी के नाम से जानते हैं। बहुत क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं साइंस के इससे रिलेटेड। तो बात करते हैं देखो उगेमी की। उगेमी क्या है, एक एन आइसोगेमी का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है, नर युग्मक छोटा होता है और गतिशील भी होता है, मूवमेंट कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। लेकिन जब मादा युग्मक बड़ा होता है लेकिन अगतिशील होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा मादा युग्मक अंड या एग कहलाता है, ये बात हमें याद रखनी। इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण जननांगों में ही होता है। इस क्रिया में मादा युग्मक मादा जननिक संरचना के अंदर रहता है, इससे बाहर नहीं आता है। बस बाहर तो नर युग्मक निकलकर मादा युग्मक के पास में पहुंचता है, तब जाकर जो क्रिया होती है इनकी, उसे हम नाम दे देते हैं क्या, उगेमी। तो भाई इसके अंदर देखने को हमें क्या मिला कि इसके अंदर नर युग्मक तो कैसा होगा भाई, छोटा बड़ा गतिशील होगा। लेकिन मादा युग्मक जो होता है ना, जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, वो मेल गैमेट क्या होता है, उसके जो जननांग रहते हैं जहां पर इन युग्मकों का निर्माण हो रहा है, वहां से मूवमेंट नहीं करता है, क्योंकि मादा युग्मक के अंदर गतिशीलता नहीं पाई जाती है। आगे भी हम यही देखेंगे कि जैसे ही हायर प्लांट बनेंगे हमारे, आगे हम जब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिस्कस कर रहे होंगे आपके सामने, उस समय पे भी हमें यही देखने को मिलेगा कि ये प्लांट का कैरेक्टर है कि वहां पर जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट होंगे, उनमें से हमारा जो फीमेल गैमेट होगा वो मूवमेंट नहीं करेगा, और जो मेल गैमेट होगा उसे का ही क्या होने वाला होगा, मूवमेंट होने वाला होगा। तो देखेंगे आगे फ्लावर के अंदर किस तरीके से फूल का निर्माण होता है, उसके अंदर किस तरीके से परागण की क्रिया होती है, ये हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इनका आ जाता है कि जीवन चक्र, इनकी लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं कि लाइफ साइकिल शोविंग जाइगोटिक मियोसिस, ये क्या प्रोसेस होती है इनके अंदर, ठीक है। तो जब प्रोटेस्टा हम पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं, अगुणित, जिसे हम एन के नाम से जानते हैं, अगुणित। प्रोटेस्टा कैसा होगा, अगुणित होगा, तब हम उसको नाम देते हैं क्या, जाइगोटिक मियोसिस। तो क्या होगा, देखो जाइगोटिक मियोसिस में अर्थात युग्मक में मियोसिस होता है, युग्मक युग्मनज में क्या होता है, मियोसिस होता है, तो इसे युग्मनज मियोसिस कह देते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र में सबसे पहले लैंगिक जनन के समय अगुणित कायिक कोशिका में क्या होता है, माइटोसिस होता है। अगुणित कायिक कोशिका में क्या होता है, माइटोसिस होता है सॉरी। तो ये कोई अडल्ट सेल है हमारे पास, इसके अंदर सबसे पहले हुआ इसके अंदर क्या, माइटोसिस। अब इस माइटोसिस की वजह से दो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जो दोनों की दोनों कैसे हैं, हमारे अगुणित हैं। ये बात याद रखना है, अगुणित।
जिन्हें हम हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं, अगुणित। ये गैमेट भी होगा, ये भी कैसा होगा भाई, अगुणित होगा, अगुणित। इस तरीके से दो अगुणित गैमेट का निर्माण हुआ, हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण हुआ। फिर इसमें क्या हुआ भाई, निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन की क्रिया होगी। और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप काय का निर्माण हुआ भाई, जाइगोट का निर्माण हुआ, जो कि एक हमारी द्विगुणित संरचना का निर्माण हो गया, द्विगुणित। ये द्विगुणित बन गया। जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित। अब इस जाइगोट के अंदर होता है क्या, मियोसिस। और इस मियोसिस से फिर बन जाता है हमारा कौन, एडल्ट एनिमल बन के तैयार हो जाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है, या कोई प्रोटिस्टा बनकर तैयार हो जाता है। तो बात करते हैं, देखो माइटोसिस हुआ, युग्मकों का निर्माण। युग्मक अगुणित होते हैं, ये युग्मक संयुक्त होकर एक द्विगुणित युग्मनज 2n का निर्माण करते हैं। अब इसमें होता है भाई मियोसिस, जिससे वापस अगुणित कायिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस प्रकार के जीवन चक्र में युग्मनव अवस्था ही केवल द्विगुणित होती है, ये बात याद रखना है आपको, नोट डाउन करना है। युग्मनज जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं, यही द्विगुणित होती है। शेष सभी संरचनाएं जो होती है ना इसके अंदर, उसमें क्या होती हैं, वो अगुणित होती है। ठीक है, इस प्रकार के जीवन चक्र को फिर हम नाम दे देते हैं क्या, हैप्लॉन्टिक, अर्थात अगुणित जीवन चक्र कहते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। क्लियर। दूसरा बन जाता है फिर हमारे पास लाइफ साइकिल शोविंग गैमेटिक मियोसिस, नाम से ही है। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब हमारे पास जो अडल्ट है ना, वो कैसा है भाई, द्विगुणित है, द्विगुणित। इससे पहले क्या हो रहा था, उसमें माइटोसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है हमें मियोसिस। मियोसिस होने के फलस्वरूप दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं भाई, अगुणित होते हैं, अगुणित। ये भी अगुणित गैमेट, अगुणित। अब अगुणित गैमेट दोनों बने, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट का निर्माण होगा, जो कि कैसा बन जाएगा, हमारे पास द्विगुणित बन जाएगा, डिप्लॉइड बन जाएगा, द्विगुणित। अब इसके अंदर क्या होता है फिर, माइटोसिस। जस्ट उल्टा हो गया अभी हम जो पढ़ रहे थे। ये माइटोसिस होता है, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, और फिर से अपनी वयस्क अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम फिर डिप्लॉन्टिक नाम दे देते हैं। तो जब प्रोटिस्टा द्विगुणित होता है, उसमें जैसे ही मियोसिस होता है, तो इसे हम गैमेटिक मियोसिस के नाम से जानते हैं, युग्मक बनाने के लिए मियोसिस। इस प्रकार के जीवन चक्र में लैंगिक जनन के समय सबसे पहले जो हमारी द्विगुणित कोशिका है प्रोटिस्टा के अंदर, उसमें क्या होता है, मियोसिस, जिससे अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अब ये अगुणित युग्मक संयुक्त होते हैं, मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, और निर्माण करते हैं एक जाइगोट का, जो कि कैसा होता है अपना, 2n होता है। अब इस 2n जाइगोट के अंदर अब वापस से होगा माइटोसिस, और नई कोशिका का क्या करेगा, निर्माण। अब इसमें केवल युग्मक अवस्था ही कैसी होती है, अगुणित होती है, बाकी की सभी अवस्थाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित। जस्ट उल्टा हो गया पहले वाले का। तो इसे हम डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित जीवन चक्र कह देते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है क्या, डाइटम्स के अंदर। क्लियर। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बोला था जाइगोटिक मियोसिस, जो कि डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है, और दूसरा हमने देखने को मिला डिप्लॉन्टिक मियोसिस, जिसे हम गैमेटिक मियोसिस कहते हैं, जो कि हमें डाइटम्स के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। तो हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है, जिसे हम गैमेटिक मियोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ भाई ये वाली बात हमारी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास एक डिवीजन आ जाता है फायरोफाइटा, जिसकी क्लास है डायनोफाइसी, जिसमें हम शामिल करते हैं किसको, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो दो फ्लैजिला वाले प्रोटिस्टा हमारे कहलाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स के कुछ लक्षणों की बात करें, डायनोफ्लैजिलेट मुख्यतः कैसे होते हैं भाई, समुद्री होते हैं, ये जल की सतह पर पाए जाते हैं, और इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक पिगमेंट भी इनके अंदर देखने को मिलेगी। वर्णक जिन्हें हम कहते हैं, पिगमेंट भी मिलेंगे। इसके आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी ना,
रेड थी, ब्लू थी, ब्राउन थी, ग्रीन थी, वो एल्गी हमने जहाँ पढ़ी थी, डिस्कस किया था सहवाल को आपसे। वैसे ही कुछ पिगमेंट, कुछ वर्णक, कुछ रंग इनके अंदर भी पाए जाते हैं। ये बात हमें याद रखना है, किसके अंदर? प्रोटिस्टा में। कौन? डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। दूसरा, डाइनोफ्लैजिलेट में पोषण की बात करते हैं, ये अपना भोजन किस तरीके से ग्रहण करते हैं। तो इनके अंदर भोजन का जो प्रकार है ना, वो हैप्लॉन्टिक होता है, पादपसम होता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर भी हमें प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसके अंदर भी हो रही है। तो देखते हैं एग्जांपल ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। सिरेशियम, गोनियालेक्स, जिम्नो, जिम्नोडिनियम और पायरोसिस्टिस। ये हमारे उदाहरण है किसके? डाइनोफ्लैजिलेट्स के। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ संरचना की इनकी बात कर ली जाए। इनकी संरचना किस तरीके की होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स? क्या इनकी संरचना में बॉडी के अंदर पाया जाता है? तो इनकी जो सेल वॉल होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, वो कुछ हार्ड प्लेट्स में विभाजित होती है, जो कि काय की बनी होती है भाई? सेलुलोज की इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे पास, याद रखना है। और इस कारण जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, वो कवच युक्त दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें आर्मोर्ड एल्गी यानी कवच युक्त एल्गी के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट हमारा। दूसरा, डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला पाए जाती हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। एक फ्लैजिलम अनुप्रस्थ होता है, जिसे हम ट्रांसवर्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा अनुदैर्घ्य होता है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। ये फ्लैजिला प्लेट्स के बीच में कुछ खांच में उपस्थित होते हैं। इन फ्लैजिला की सहायता से एक विशिष्ट प्रकार की इनके अंदर गति पाई जाती है, जिसे हम चाबुक गति के नाम से जानते हैं, वुर्लिंग विप्स के नाम से जानते हैं। याद रखना है, वुर्लिंग विप्स किसके अंदर पाया जाता है भाई? डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर पाया जाता है। बात क्लियर? क्वेश्चन बनता है आपका यहां से बहुत अच्छा। वुर्लिंग विप्स। नेक्स्ट, इनकी जो कोशिका है वो कैसी है भाई? इनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका इनके अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक इससे पहले वाले किंगडम के अंदर हमें देखने को मिली, परंतु इनके क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र भाई, गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स को मीजोकैरियोट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी याद रखना है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का रंग सुनहरा भूरा भी होता है। जो इनमें पाए जाने वाले वर्णक, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, या कुछ और भी इनको बोला जाता है, डाइनो जेंथिन, डिडिनोजेंथिन, के कारण होता है। सुनहरा रंग किसकी वजह से होता है? कुछ क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और दूसरा, इनके अंदर फूड स्टोर होता है, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ये बात भी आपको याद रखना है। कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स के कुछ विशिष्ट लक्षण आ जाते हैं, उन्हें याद रखते हैं। जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका द्रव में प्रकाशीय कण पाए जाते हैं। ये बात याद रखना है, प्रकाशीय कण इनके कोशिका द्रव के अंदर, जिन्हें हम फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स को नाइट लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये रात के समय पर क्या होते हैं? चमकते हैं। और फायर एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। आग जलती हुई नजर आती है कभी कभी हमें, जिस समुद्र में जहां ये पाए जाते हैं, जहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर हमें आग जलती हुई नजर आती है, प्रकाश उत्पन्न करते हैं ये रात के समय पर। तो हम इनको कह देते हैं कि ये फायर एल्गी या फिर नाइट लाइट के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट बनता है हमारे पास गोनियालेक्स। तीव्र गुणन करने के कारण बहुत ही फास्ट जनन करता है, समुद्र की सतह पर फैल जाता है जी।
जिसके कारण समुद्र का पानी हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, इसलिए हम इसे रेड टाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर बात। तीसरा आ जाता है हमारे पास जिम्नोडीनियम एंड ग्वानोलेक्स। ये दोनों विषैली शैवाल हैं भाई, बहुत जहरीली होती हैं। इनके द्वारा टॉक्सिन्स, कुछ विषैले पदार्थ स्त्रावित किए जाते हैं, और यदि ये टॉक्सिन्स मनुष्य में प्रवेश कर जाएं, मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाएं, तो ये उनमें पैरालाइसिस यानी लकवा पैदा कर सकते हैं। यहाँ फूड चेन के द्वारा हमारे भोजन के अंदर, शरीर के अंदर पहुंच जाती है, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये हानि पहुंचाते हैं। साथ में ये शैवाल क्या करते हैं, समुद्र के अंदर रहने वाले अन्य जो जीव जंतु है ना, उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत जहरीले होते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला डिवीजन आ जाता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं क्राइसोफाइटा। अब इस क्राइसोफाइटा समूह में हमारे पास आते हैं डाइटम, जिन्हें हम सुनहरे शैवाल के नाम से जानते हैं, डेस्नेट रखे जाते हैं। ये हमें साफ सुथरे पानी में मिलेंगे, साथ साथ में ये हमें लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, जो खारा पानी होता है उसमें भी हमें देखने को मिलेंगे। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भिन्न भिन्न आकृतियों के होते हैं, जैसे गोलाकार भी होते हैं, आयताकार भी होते हैं, त्रिकोणाकार भी होते हैं, कुछ लंबे लंबे और भी अलग अलग रूपों में ये हमें देखने को मिल जाते हैं। डाइटम्स की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की ही बनी होती है, जिसमें सिलिका, याद रखना है भाई, सिलिका के कुछ कण बीच बीच में धसे हुए होते हैं, इस कारण इनकी भित्ति सिलिका की बनी हुई दिखाई देती है। इस सिलिका युक्त कोशिका भित्ति को सेल या फिर फेस्ट्यूल कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति दो अर्धांशों की बनी होती है। एक साबुनदानी, जिस तरीके से हमारे घर के अंदर हम सॉप को रखते हैं, साबुन को रखते हैं, उसे हम सॉप बॉक्स या साबुनदानी के नाम से जानते हैं, ऐसी संरचना कुछ व्यवस्थित हो जाती है इनकी। और अत्यधिक मात्रा में सिलिका हमें देखने को मिलेगी, बहुत कठोर होती है ये। तो डाइटम की मृत्यु के बाद भी इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसका अपघटन नहीं होता है। समुद्र की तली में ये मृत डाइटम, इनके बड़े बड़े विशालकाय चट्टानें बन जाती हैं, जिन्हें हम डाइटोमाइट या डाइटोमेसियस अर्थ या किसलेगर के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है आपकी। बहुत बार, कई बार क्वेश्चन एग्जामों में, अच्छे लेवल के एग्जामों में आपसे पूछा गया है। क्लियर, कि किसलेगर किसे कहती हैं। तो डाइटम्स की मृत्यु होने के बाद उनकी वो बॉडी होती है ना, वो सिलिका से मिलकर बनी होती है, बहुत हार्ड होती है। अब बहुत सारे जीव जंतु है, तो समुद्र के अंदर इनकी जो डेड बॉडी जम जाती है, उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, किसलेगर। क्लियर बात। अब बात करते हैं इनके अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, या हम इसको फ्यूकोजेंथिन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं भाई, मेन रूप से। मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उत्पादक है। जैसे पेड़ पौधे आ जाते, इनके अंदर संचित जो भोजन है ना, वो लूकोशिन एंड फैट या ऑयल के रूप में होता है, या फिर क्राइसोलेमिनेरियन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर। गतिशीलता की बात करें तो ये गतिशील नहीं होते, पानी की सतह पर लहरों के साथ ये निष्क्रिय रूप से उतराते रहते हैं, लहरों की वजह से उतराते रहते हैं, बाद बाकी के इनके अंदर गतिशीलता नहीं पाई जाती। नोट पॉइंट है कि इनमें जनन के समय एक विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं, जिन्हें हम ऑक्जो स्पोर कहते हैं। तो नाम याद रख लेना कि ऑक्जो स्पोर किसके अंदर निर्माण होता है। यूज ऑफ डाइटम्स, कुछ डाइटम्स की हम बात करते हैं, इनका कहाँ यूज किया जाता है। देखो, साउंड प्रूफिंग में किया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, इनका हमें फिल्टर करना है, ऑयल्स का भी करना है, कुछ सिरप मेडिसिन हमारे पास जो आती है उनका भी करना है। स्टोन पॉलिशिंग करनी है, कोई पॉलिश वगैरह पत्थर की हमें कहीं करनी है। स्टीम बॉयलर में जहां भाप बन रहा है हमारे पास, हीट इंसुलेटर में, इसके लिए तापरोधी के रूप में इसका काम में लेते हैं इसका उपयोग, क्योंकि डाइटम की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जिसको हम बोल रहे हैं, ये तापमान की क्या होती है, कुचालक होती है। तो इसका बहुत अच्छी जगह पर क्या किया जाने लगा है, उपयोग किया जाने लगा है, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसकी दीवार वगैरह बनाने के लिए हम इस डाइटम्स की बॉडी का ही यूज करते हैं। क्लियर।
अगला डिवीजन आ जाता है हमारे पास यूग्लिनोफाइटा। इसके अंदर आएंगे हमारे क्या, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में बात करें तो इनके अंदर क्या होने वाला है भाई, देखो पहले यूग्लिनोइड को दिन में इनकी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता के कारण हमने इसको प्लांट के साथ रखा था, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, बस जंतुओं के समान इनमें पोषण पाया जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इनको जंतुओं के साथ भी रखा था, लेकिन अब हम इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर 1969 में उनके द्वारा जो दिया गया था, उसके आधार पर हमने इसको काय के अंदर रखा है, प्रोटिस्टा के अंदर रखा है। तो ठीक है, बात करते हैं इनका क्या है, क्या जीवन है इनका। ये हमें देखने को मिलते हैं भाई स्वच्छ जल, मुक्त रूप से पाए जाते हैं, फ्री लिविंग पाए जाते हैं। ये तालाबों के अंदर, नालों के अंदर, खाई में भी, नदियों में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। नुनखुरे जल में, जहां पर पानी छिछला होता है, कम भरा रहता है, वहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं। सामान्यतः इनमें प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, किंतु प्रकाश की कमी के समय ये अन्य सूक्ष्म जीवों को खाकर विषमपोषी जीवन यापन भी कर सकते हैं व्यवहार, जैसे यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में है हमारा आ जाता है एक क्या, यूग्लिना। क्लियर। नेक्स्ट, संरचना की बात की जाए, ये सभी कैसे हैं, एक कोश की हम पढ़ते आ रहे हैं, चारों ओर कोश का भित्ति अनुपस्थित होती है, ये बात आपको याद रखना। सेल वॉल इनके अंदर अनुपस्थित होती है। ये चारों ओर से एक विशेष प्रकार की झिल्ली घेरे रहती है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन की बनी झिल्ली होती है। यह कोशिका झिल्ली पेलिकल के द्वारा घिरी रहती है और ये प्रोटीन की ही बनी होती है, लचीली भी होती है, ऐसा नहीं है। यूग्लिनोइड का जो अग्रसरा होता है, वहां पर एक कैविटी पाई जाती है, जिसे हम आशय यानी बोले तो रिजर्वोरियर कहते थे। इस आशय के आधार पर एक क्रियाशील फ्लैजियन निकलता है, एक निकलता है, और एक अक्रियाशील फ्लैजियन निकलता है, मतलब फ्लैजिला दो ही है। इनमें कोशिका में एक संकुचनशील कॉन्स्ट्रिक्शन रिक्त का भी पाई जाती है, बैक्टीरियल जिसे हम बोलते हैं, जो परासरण नियमन करेगी बॉडी के अंदर। यूग्लिनोइड में एक आई स्पॉट भी पाया जाता है, आंखनुमा संरचना ऐसी देखने को मिलती है। दूसरी, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, उनके नाम आपको याद रखना है, ए क्लोरोफिल, बी क्लोरोफिल, जेंथोफिल। इनके वर्णक उच्च पादपों के समान होते हैं। ऐसे पिगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं जो आज हमें हायर प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। संचित भोजन होता है इनके अंदर का, पैरा माइलम एंड फैट। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था स्टार्च भी होता है, और ये भी है, फैट वगैरह भी है हमारे पास। तो संचित भोजन इनके अंदर स्टोर फूड अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्लाइमोड्स, या इनको हम बोलते हैं मिक्सोमाइसिटीज, और ये हमारे होते हैं या तो कंज्यूमर और डिकम्पोजर के नाम से हम इनको जानते हैं। ये सजीव अपनी कायिक प्रवस्था के समय श्लेष्मीय समूह, कुछ श्लेष्मा जैसी संरचना, चिकने पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, स्लाइम बोर्ड, या जिनको अपपंख कवक के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये क्या है भाई, कवक नहीं है, कवक जैसी संरचना है लेकिन कवक नहीं है। तो ये असत्य कवक है, जिसे हम फाल्स फंजाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि फंजाई किसको बोला जाता है, कवक को, फफूंद को ही कहा जाता है। कवक की तरह ये भी मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही इनको मिल जाती हैं, ये समूह बना लेते हैं और कई फीट लंबे हो सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्लियर बात। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम क्या करता है, बीजाणु फलनकाय बना लेता है, और इस फलनकाय, इस बॉडी के शीर्ष पर कुछ स्पोर, कुछ बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु चारों तरफ से एक भित्ति, सेल वॉल से घिरे रहते हैं, और अत्यधिक प्रतिरोधी होती है ये भित्ति, और प्रतिकूल परिस्थितियों में कई वर्षों तक ये जीवित भी रह सकते हैं। जीवाणुओं का प्रकीर्णन इनका वायु के द्वारा होता है, जैसे कि फाइसेरम, ऐसा इनके अंदर देखने को मिलता है, किसके अंदर, स्लाइम मोल्ड के अंदर। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की ये क्लास, जिसके अंदर हमने आपसे आज डिस्कस किया किसको, प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, सजीव पाए जाते हैं, जो कि हमने मोनेरा किंगडम के अंदर डिस्कस किया था, उससे डिफरेंट है। इनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, लेकिन कुछ लक्षण इनके उच्च पादपों से भी मिलते जुलते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं
कि आज के हमारे जो उच्च पादप हैं, एडवांस प्लांट हैं, उनका निर्माण इन्हीं से कहीं ना कहीं विकास की अवस्था में हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, इन्हीं से ही आगे हम पढ़ेंगे भी, और पूरी वही प्रोसेस हम आज क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने प्रोटिस्टा को आज कंप्लीट किया है। आगे की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर आपके लिए सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।